हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांटम माइंड्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है उनकी वीडियोस आएंगी। तो आज जो है हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर को, जो कि है क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी का। तो इस वीडियो में मैंने जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है सबको इंक्लूड कर लिया है। तो किसी स्टूडेंट ने अभी तक ये चैप्टर रीड नहीं किया है तो इस वीडियो को देखेगा तो उसके जो है सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे एंड वो उसके बाद जस्ट क्वेश्चन जो है अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। और अगर किसने कर लिया है तो उसको भी रिवाइज हो जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे गए हैं, कुछ भी फालतू की चीज़ नहीं है, बिल्कुल भी लेंदी नहीं है एंड सारा जो है इंक्लूड भी कर लिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। तो ये है चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हम ये चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में कि केमिकल रिएक्शंस कैसे फॉर्म होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं, और जो है हम केमिकल रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करते हैं और क्यों बैलेंस करते हैं। तो इसमें जो पहला और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं जब, तो उसके बाद रिज़ल्ट क्या आता है। तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो फॉर्म होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? होता है वाइट पाउडर। तो जब भी मैग्नीशियम को बर्न किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की ऐश प्रोड्यूस होती है, जो कि होती है वाइट कलर की, और इसमें एक डेजलिंग वाइट फ्लेम भी प्रोड्यूस होती है। तो वाइट एक फ्लेम प्रोड्यूस होती है जब भी मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है। अब है सेकेंड थिंग इज़ दैट कि एक केमिकल रिएक्शन जब होता है तो हम कैसे पता लगाएं कि यहाँ पे भाई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो इसको पता लगाने के लिए हमें 3-4 चीज़ें जो है हम ऑब्ज़र्व करते हैं, जिनसे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। पहला है चेंज इन स्टेट। तो अगर किसी भी चीज़ में मान लो कोई चीज़ सॉलिड है और वो लिक्विड में चेंज हो गई है, तो कोई ना कोई अगर चेंज हो रहा है स्टेट में तो हम उससे पता लगाएंगे कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। सेकंड है चेंज इन कलर। तो जो हमारा पहला ओरिजिनल हमने सब्सटेंस लिया है, अगर उसका कलर चेंज हो गया है जब तो मतलब कि वहाँ पे रिएक्शन हुआ है। थर्ड है इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। अगर गैस प्रोड्यूस हो रही है, किसी सब्सटेंस का अगर रिएक्शन हो रहा है किसी चीज़ से, तो गैस प्रोड्यूस हो रही है तो भी वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा। फोर्थ है चेंज इन टेम्परेचर। मान लीजिए कोई सब्सटेंस है और वो किसी चीज़ के साथ रिएक्ट कर गया और उसका टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हो गया, या फिर वो टेम्परेचर उसका कम हो गया, तो हम टेम्परेचर के माध्यम से भी पता लग सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि अगर स्टेट में चेंज होता है, कलर में चेंज होता है, गैस में चेंज होता है और टेम्परेचर में, तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब एक क्वेश्चन आता है कि हम केमिकल इक्वेशन को जो है वो बैलेंस क्यों करते हैं। तो हम बैलेंस इसलिए करते हैं क्योंकि हमें जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना होता है। ये लॉ कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब मास जो है रिएक्टेंट साइड में जो होता है वही प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए। मान लीजिए रिएक्टेंट साइड में जो एलिमेंट्स का मास है वो 158 है, तो प्रोडक्ट साइड में भी वो मास जो है 158 ही होना चाहिए। ये एक यूनिवर्सल लॉ है और इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमें जो है हम इक्वेशंस को अनबैलेंस्ड नहीं छोड़ सकते, वी हैव टू बैलेंस दैट। तो इस लॉ को फॉलो करने के लिए ही हमें जो है बैलेंस करना पड़ता है इक्वेशंस को। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी आर टेकिंग जिंक एंड वी आर डूइंग रिएक्शंस ऑफ जिंक विद H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या है, हमारा प्रोडक्ट बनेगा ZnSO4 प्लस H2। तो जब आप क्या है इन दोनों साइड के एलिमेंट्स जो हैं उनके मास को टोटल करेंगे तो इस साइड का जो मास आएगा रिएक्टेंट साइड का वो बराबर होगा प्रोडक्ट साइड के। ठीक है, तो इसीलिए हम बैलेंस क्यों करते हैं इक्वेशंस को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए। नाउ है while balancing a chemical equation it is often better to start with the compound that has maximum number of atoms whether it is on reactant side or on product side। अब आप क्या करते हैं, जब एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो बहुत सारे लोगों को आता है और किसी किसी को नहीं भी आता है। तो आपको जो है आप एक चीज़ कर सकते हैं वहाँ पे कि आप ऐसे एटम से शुरू कीजिए जिसके पास जो क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं, सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी है जिस एटम की, उस वाले एटम से शुरू करिए इक्वेशन को बैलेंस करना। ठीक है,
तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, वी आर टेकिंग आयरन एंड वी आर डूइंग रिएक्शन ऑफ आयरन विद वाटर। तो ये बनेगा Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पे Fe का जो है एटम है 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम है 2, ये है 2, ऑक्सीजन क्या है 1, यहाँ पे है 4। तो देखिए यहाँ पे ना तो आयरन बैलेंस्ड है ना ही ऑक्सीजन इक्वल है, बस एक हाइड्रोजन है वो जो बराबर है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऑक्सीजन को ले लेंगे। ऑक्सीजन क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एटम्स है, तो हम ऑक्सीजन को यहाँ पे हमारे पास 4 है, तो हम पहले यहाँ पे अगर 4 कर देंगे तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 हो गए और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 होंगे। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन जो है ऑलरेडी बैलेंस था, 2 थे दोनों साइड में, पहले की बात है ये। अब जो हाइड्रोजन है वो कितने हो गए, 4 2 8 हाइड्रोजन हो गया है हमारे पास। तो हमें यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब हम 4 लिख देंगे तो ये क्या है, ये भी क्या हो गया, हाइड्रोजन 4। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब हमारा बचा है आयरन। आयरन यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी हमें 3 करना पड़ेगा, तो हमारा आयरन भी बैलेंस हो गया। तो देखिए हमारा आयरन भी इक्वल है दोनों साइड में, हाइड्रोजन भी इक्वल है और ऑक्सीजन भी इक्वल है। तो इस तरह से जो है हम बैलेंसिंग करेंगे इक्वेशंस की, ठीक है। तो यही सब दिया हुआ है कि पहले हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस किया एंड फिर लास्ट में जो है हमने आयरन के इक्वल एटम्स कर दिए। तो हम इक्वेशन को बैलेंस करते हुए ये ध्यान रखेंगे। तो ये तो हुई बैलेंस इक्वेशन की बात। अब आती है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कौन कौन से केमिकल रिएक्शन है जो हमें इम्पॉर्टेंट है और उन पे क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला जो है रिएक्शन वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें एक जो है प्रोडक्ट फॉर्म हो और रिएक्टेंट क्या है 2 होंगे या उससे ज़्यादा होंगे, बट जो प्रोडक्ट साइड होगा वहाँ पे एक ही जो है सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा हमें। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम क्या बोलते हैं, क्विक भी बोलते हैं। जब हम क्विक का रिएक्शन कर रहे हैं वाटर के साथ तो क्या फॉर्म हो रहा है, CaOH2। ये क्या है, स्लेक्ड लाइम। CaO क्विक लाइम, CaOH2 का नाम क्या है, कॉमन नेम स्लेक्ड लाइम। तो कहीं आ जाए कि भाई स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला बताओ, तो क्या बताओगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जब रिएक्शन होता है कैल्शियम ऑक्साइड का इस वाटर के साथ, तो हीट रिलीज़ होती है इस रिएक्शन में, और जिस रिएक्शन में हीट रिलीज़ होती है वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जहाँ हमारी हीट जो है एब्जॉर्ब होएगी वो होंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब हीट अगर यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में आ रही है तो हो जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट अगर प्रोडक्ट साइड में हो रही है मतलब रिलीज़ हो रही है तो वो हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन है वाटर के साथ, ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो एक ही बना है हमारा। रिएक्टेंट तो हमारे पास एक या उससे ज़्यादा हो सकते हैं, तो यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है हमारे पास, एक तो वाटर है और एक हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, और प्रोडक्ट एक ही है। तो ये बन गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में याद रखना सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा। है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब इसका CO2 के साथ रिएक्शन होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है। एंड इस जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया जाता है वाइट वॉशिंग के लिए। जब हम वाइट वॉश करते हैं वॉल्स पर हाउस के, तो क्या है, हम एक फॉर्म होता है कंपाउंड जो है कैल्शियम कार्बोनेट। ये फॉर्म होता है 2 से 3 दिन के बाद, जब धीरे धीरे जो कैल्शियम हमारा हाइड्रोक्साइड किया है हमने वॉल्स पे वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा फॉर्म होगा कैल्शियम कार्बोनेट। और जब हम 1-2 दिन के बाद देखते हैं तो एक जो शाइनिंग वाली फिनिश आ जाती है वॉल्स पर। तो आप इस रिएक्शन को याद रखिए कि ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया जाता है वाइट वॉशिंग के लिए वॉल्स पर। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में मैंने बता ही दिया है कि जहाँ हीट रिलीज़ होगी उसको बोलेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होता है वहाँ पे भी हीट रिलीज़ होती है। तो ये देखिए, ये है C6H12O6 ग्लूकोज। जब इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो एनर्जी फॉर्म यहाँ पे रिलीज़ हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकेंड एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट।
जब धीरे धीरे जो हमारा वेजिटेबल मैटर है वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो वहाँ पे भी हीट जो है वो रिलीज़ होती है और वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब आता है सेकेंड रिएक्शन। पहला हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ लिया है। सेकेंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, वहाँ पे हमारा सिंगल प्रोडक्ट था, यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट होगा। जहाँ आपको एक रिएक्टेंट दिख जाए तो वो डिकम्पोज होगा ही होगा, वो ब्रेक हो जाएगा 2 या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स में। तो ये देखिए यहाँ पे है हमारे पास फेरस सल्फेट। तो ये देखिए फेरस सल्फेट जो है फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया है और यहाँ पे एक सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस हो रही है, एक सल्फ़र ट्राइऑक्साइड गैस रिलीज़ हो रही है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट एक ही था, तो ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, अब 3 टाइप के होते हैं। एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और एक होता है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। देखिए यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट है, यहाँ पे भी सिंगल रिएक्टेंट है, यहाँ पे भी सिंगल रिएक्टेंट है, तो वैसे ही पता चल गया हमें कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब देखिए ये इसमें क्या हो रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन में ये रिएक्शन टेक प्लेस करेगा हीट की प्रेजेंस में। ये हीट का सिंबल है, यहाँ पे लिखा है एरो के ऊपर, मतलब ये रिएक्शन हो रहा है हीट की प्रेजेंस में। तो हम जब इसको हीट करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को, तो हमारे पास फॉर्म होगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन जो हीट की प्रेजेंस में हुआ है। ये रिएक्शन भी हीट की प्रेजेंस में हुआ है। ये लेड नाइट्रेट वाला, यहाँ पे लेड ऑक्साइड हुई है एक प्रोड्यूस, एक हुआ है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और एक है ऑक्सीजन। तो ये भी हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन का ही एग्जाम्पल है। सेकेंड है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, मतलब वो रिएक्शन जिसमें क्या है, डिकम्पोजिशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये है हीट की प्रेजेंस में, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी। तो जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करेंगे तो हमारे पास जो है प्रोडक्ट फॉर्म होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कई बार आ जाता है इनकी रेशो क्या होगी, तो ये 2 है ये 1 है, तो ये रेशो है इनकी 2:1, हाइड्रोजन की 2 एंड इसकी ऑक्सीजन 1, तो ये 2:1 की फॉर्म में प्रेजेंट है यहाँ पे। थर्ड है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं जो टेक प्लेस करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। फोटो मतलब लाइट है, तो लाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन हो रहा है वो है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में रख देंगे तो हमारा एक तो सिल्वर फॉर्म हो जाएगा, एक होगा क्लोरीन। देखिए दूसरा रिएक्शन है सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे तो 2Ag + Br2 सिल्वर फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे ब्रोमीन। इस रिएक्शन को हम यूज़ करते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। तो ये आ सकता है कि ये जो रिएक्शन है ये किस चीज़ में यूज़ होता है, तो ये यूज़ होता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ओके, तो हमने पढ़ लिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और थर्ड है अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि जब ऐसा कोई रिएक्शन जहाँ पे कोई एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे, मतलब उसकी पोजीशन से हटा दे। तो ये रिएक्शन देखिए आप, एग्जांपल देखिए, ये है आयरन, ये है कॉपर सल्फेट, ये कंपाउंड है एक कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे ये जो मेटल है ये है कॉपर और यहाँ पे मेटल क्या है हमारा आयरन। तो आयरन क्या करेगा, आयरन जो है इससे ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, आयरन इसकी प्लेस पे खुद आ जाएगा और इसको यहाँ से हटा देगा। तो जब आयरन इसकी प्लेस पे आ जाएगा तो ये बन जाएगा FeSO4, ये हो गया FeSO4 और कॉपर को इसने हटा दिया, वो अलग हो गया। तो ऐसे रिएक्शन में जहाँ पे एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो लेस रिएक्टिव वाले को अपनी प्लेस से हटा ही देता है। यहाँ पे देखो दूसरे रिएक्शन में ये है जिंक, ये है कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट का कंपाउंड है, जिंक इज़ ऑल्सो मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक क्या करेगा, ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इससे, तो ये इसको हटा के वही कॉपर को इसको दूर कर देगा और खुद इसके पास आ जाएगा। ये बन गया ZnSO4 + Cu। तो अब पता चल गया आपको, जहाँ पे ऐसे रिएक्शन जहाँ पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो डिस्प्लेस कर देते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो 3 रिएक्शन हमारे हो चुके हैं। अब लेट्स कम टू द रिएक्शन फोर्थ क्या है हमारा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शंस इन विच देयर इज़ एन एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो हमें याद रखना है एक्सचेंज ऑफ आयंस होगी यहाँ पे। रिएक्टेंट के जो 2 रिएक्टेंट्स है हमारे पास, देखो यहाँ पे क्या है, सोडियम सल्फेट है, एक बेरियम क्लोराइड है, ये 2 रिएक्टेंट है। यहाँ पे से क्या है Na पॉजिटिव और यहाँ से क्या है Ba2 पॉजिटिव। तो क्या है हमारा जो Ba2 पॉजिटिव है
वो तो यहाँ पे चला जाएगा SO4 के पास, और जो ये सोडियम भैया है हमारे, ये यहाँ पे आ जाएंगे बेरियम के पास। तो जब ये सोडियम के ये SO4 के पास चला जाएगा Ba, तो ये बन जाएगा BaSO4। मतलब आगे वाला जो ये मेटल है ना हमारे पास, इनको हमें हटा देना है, एक दूसरे के एक्सचेंज करना है। यहाँ पे हमारा सोडियम मेटल है, तो यहाँ पे आ गया BaSO4, ये बन गया 2NaCl। क्लोराइड के पास क्या चला गया हमारा, सोडियम आ गया यहाँ से उठ के, और ये बेरियम यहाँ पे उठ के चला गया। तो यहाँ पे मतलब एक्सचेंज हो गई है आयंस। तो ऐसे रिएक्शन जहाँ पे एक्सचेंज हो रही है आयंस, उनको क्या बोलते हैं हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये हमारा 4th रिएक्शन था जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस होती है, वो होते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे ये PPT फॉर्म हो जाता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारे पास PPT फॉर्म होता है। ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देखिए, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस। PPT सबको पता है कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जहाँ पे हमारे पास प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं, PbNO3 लेड नाइट्रेट को हम जब इसके पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो ये Pb जो मेटल है वो यहाँ पे चला जाएगा पोटेशियम के पास, पोटेशियम आ जाएगा इसकी प्लेस पर। तो ये बन गया, जब I यहाँ पे Pb I के पास चला जाएगा तो PbI2, ये प्रेसिपिटेट है, ये येलो कलर का होता है, येलो PPT फॉर्म हो गया। और जो ये पोटेशियम था ये NO3 के पास चला गया, तो ये बन गया KNO3। तो एक्सचेंज ऑफ आयंस हो गया। सो दिस इज़ ऑल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये थे 4 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो हमें याद करने हैं, इनके टाइप्स देखने हैं, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। अब बात आती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कॉन्सेप्ट की। तो हमें पता है ऑक्सीडेशन कब होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन गेन हो रही है, और जहाँ पे जो कोई भी एलिमेंट जो है ऑक्सीजन को वो कर रहा है, रिड्यूस लूज़ कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है हमारा रिडक्शन। तो इफ़ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, मतलब गेन हो रहा है ऑक्सीजन, तो वो होगा, उसको बोलेंगे हम ये कि ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। और किस ऐसा सब्सटेंस जिसने ऑक्सीजन को लूज़ कर दिया है, तो मतलब कि वो रिड्यूस्ड हो गया है। सो लेट्स सी दिस रिएक्शन। ये है कॉपर ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, ये है हाइड्रोजन, ये है, यहाँ से क्या बनेगा हमारा कॉपर प्लस H2O। तो ये देखो, पहले था ये क्यूप्रस ऑक्साइड जो है हमारा, इसने अपने ऑक्सीजन को भाई लूज़ कर दिया, तो ये बन गया कॉपर। ये हाइड्रोजन ने गेन कर लिया ऑक्सीजन को, तो जहाँ पे गेन हुई है ऑक्सीजन वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, जहाँ पे लूज़ हुई है ऑक्सीजन वो रिडक्शन होगा। तो ये रिडक्शन हो गया यहाँ से, क्योंकि ऑक्सीजन गई है यहाँ पे ऐड हुई है, तो ऑक्सीडेशन हो गया। अब आता है कि द इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। जो एवरीडे लाइफ है वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन के क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो सबसे कॉमन जो है वो है कोरोजन। कहीं पे भी कोरोजन हो जाता है। आयरन मेटल अगर आप रख के छोड़ दोगे, कुछ दिन बाद देखोगे तो कोरोड हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। तो जब क्यों होता है ऐसा, जब क्योंकि उस पर मॉइस्चर से पानी के कांटेक्ट में आ गया, वो एसिड्स के कांटेक्ट में आ गया, तो वहाँ पे रिएक्शन कर जाता है और वो पूरा जो हमारा मेटल है वो कोरोड हो जाता है। ये देखिए, द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जांपल्स ऑफ कोरोजन। ये आयरन की बात हो गई। अब है वहाँ पे रेड ब्राउन कोटिंग हो जाती है, और अगर सिल्वर को हम कुछ दिन रख के छोड़ देंगे तो वहाँ पे काली पड़ जाती है चांदी। तो ये क्या है, वहाँ पे इसका मतलब वो कोरोड हो चुकी है। और जब हम कॉपर को रख के छोड़ देंगे तो उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, तो मतलब कि उसका जो है ऑक्सीडेशन हो गया है एंड वो कोरोड हो चुका है। तो ये एग्जांपल्स हैं कोरोजन के कि ये ऑक्सीडेशन की वजह से कोरोजन हो जाता है। सेकेंड है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है कि वो सड़ जाते हैं। फूड जो मटेरियल जो होता है, फूड जो हमारे पास सब्सटेंस है, देखो हम खाने को छोड़ देंगे कुछ दिन के लिए खुला, या फिर थोड़ी देर के लिए भी छोड़ देते हैं, तो वो क्या है, सड़ सा जाएगा, उसमें स्मेल सी आने लग जाएगी अजीब सी। आपने खुला पैकेट नमकीन वगैरह का छोड़ दिया है तो उसमें क्या है, वो सील जाता है और थोड़ा सा अजीब सी स्मेल जो है उसकी चेंज हो जाती है, टेस्ट भी चेंज हो जाता है इवन। तो वो भी क्या है, इसका मतलब है वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया है। तो ये कॉमन एग्जांपल है ऑक्सीडेशन के जो हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं एंड सबको पता है। तो ये जो चैप्टर था ये इसका एंड हुआ एंड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उनको इंक्लूड कर लिया गया है। अब अगर आप सीधे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प होगी और आप आराम से इजीली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने इंक्लूड किए एनसीईआरटी में, जो भी इम्पॉर्टेंट था उसमें वो सब इसमें इंक्लूड कर लिया गया है एनसीईआरटी से। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये चैप्टर आपका क्रिस्टल एंड क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू। मिलते हैं एक नई वीडियो में, ऐसे ही हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। थैंक यू, बाय बाय।